राजनीति में कुछ हार सिर्फ एक नतीजा नहीं होती, वो एक नक्शा बन जाती हैं। रामबराय जिरंगम में सिर्फ 110 वोटों से मिली हार एक ऐसी ही कहानी है। आज हम सिर्फ हार जीत का विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि इन आंकड़ों की गहराई में उतरकर ये समझेंगे कि बेहतर शासन का एक मजबूत खाका कैसे तैयार किया जाता है। तो हमारा ये सफर 6 हिस्सों में बटा है। हम जमीन की हकीकत से शुरुआत करेंगे, उस मिट्टी को समझेंगे, फिर उस 110 वोटों के कांटे के मुकाबले की तह तक जाएंगे। हम ये भी जानेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट की असल वजह क्या थी, और फिर हम विश्लेषण से समाधान की ओर बढ़ेंगे। एक ठोस रणनीति, एक 90 दिन का एक्शन प्लान, और आखिर में एक ऐसा विजन जो सिर्फ चुनाव जीतने से कहीं आगे देखता हो। हर चुनावी कहानी की जड़ें जमीन में होती हैं। तो इससे पहले कि हम आंकड़ों के जंगल में खो जाएं, आइए उस मिट्टी को समझते हैं जहां ये नतीजे पनपे, क्योंकि राजनीति की असल फसल जमीन पर ही उगती है और उसके असली मालिक वहां के लोग होते हैं। रामबराय जिरंगम सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, ये वेस्ट खासी हिल्स का वो धड़कता हुआ दिल है जहां लोगों की पहचान, उनका पर्यावरण और उनकी रोजी रोटी ये सब एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। और यहाँ के मुद्दे भी उतने ही गहरे और अनोखे हैं जितनी यहाँ की वादियां। तो कौन है यहाँ के लोग? जरा सोचिए, एक ऐसा इलाका जहाँ 100% आबादी खासी समुदाय की है, जहाँ हर चुनाव में लगभग 86% लोग अपना वोट डालने के लिए निकलते हैं। ये दिखाता है कि यहाँ के लोगों के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था जमीन और खेती से जुड़ी है, इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि जीने मरने का सवाल है। ये मतदाता बहुत सजग हैं, सक्रिय हैं और अपनी आवाज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। और अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने सबको चौंका दिया। 2023 का वो नतीजा जो सिर्फ हार जीत का ऐलान नहीं था, बल्कि एक बड़े राजनीतिक भूकंप का संकेत था। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसने सारी धारणाओं को तोड़ के रख दिया। 26.6%। ये आंकड़ा देखिए, ये जीत का आंकड़ा तो है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग 74% वोटर्स ने जीतने वाले को अपना वोट नहीं दिया। ये एक बंटा हुआ जनादेश है। जीत तो मिल गई, लेकिन बहुमत का भरोसा नहीं मिला, और ये किसी भी सरकार के लिए एक बहुत ही नाजुक शुरुआत होती है। और अब वो आंकड़ा जो इस पूरी कहानी का केंद्र है, सिर्फ 110 वोटों ने जीत और हार के बीच की लकीर खींच दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक है कि एक एक वोट की, एक एक आवाज की क्या कीमत होती है। चलिए जरा पिछले एक दशक की तस्वीर को देखते हैं। 2013 में एक पार्टी जीतती है, फिर 2018 में एक लहर आती है और आईएनसी 43% से ज्यादा वोटों के साथ एक जबरदस्त जीत दर्ज करती है। ऐसा लगता है कि पार्टी ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2023 में पूरी बाजी पलट जाती है। आईएनसी का वोट शेयर आधे से भी कम हो जाता है और एक निर्दलीय उम्मीदवार महज 110 वोटों से जीत जाता है। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं, ये राजनीतिक जमीन के खिसकने का साफ संकेत है। ये ग्राफ ये उस भूस्खलन को साफ साफ दिखाता है, 43% से गिरकर सीधे 17% पर। ये सिर्फ वोटों का घटना नहीं है, ये लोगों के भरोसे का टूटना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 साल में जमीन इतनी खिसक गई। अब इस बड़ी गिरावट की वजह ढूंढने के लिए हमें किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठाने की आदत से बचना होगा। असली जवाब वो सिस्टम में छिपा है, किसी एक इंसान में नहीं, क्योंकि बड़ी राजनीतिक हारें अक्सर व्यक्तिगत गलतियों से ज्यादा प्रणालीगत कमजोरियों का नतीजा होती हैं। इस चुनावी नतीजे के पीछे असल में 4 बड़े पैटर्न छिपे हैं। पहला, वोटों का बंटवारा। जब 8 उम्मीदवार मैदान में हों तो वोट बंटना तय है। दूसरा, यहाँ के लोग किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं, वो चेहरे और काम को ज्यादा महत्व देते हैं। तीसरा, सत्ता विरोधी लहर का एक पुराना इतिहास, यहाँ लोग बदलाव पसंद करते हैं। और सबसे अहम चौथा, जमीनी मुद्दे। यहाँ चुनाव दिल्ली या शिलोंग के बड़े मुद्दों पर नहीं, बल्कि गांव की सड़क, पानी और जंगल के सवालों पर लड़ा और जीता जाता है। उम्मीदवार के प्रोफाइल को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ उनकी शानदार शिक्षा, बेदाग छवि और एक मजबूत पेशेवर बैकग्राउंड था, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति की जमीनी हकीकत थी। उनका नया होना, बाहरी होने की एक धारणा और एक ऐसी पार्टी का साथ जिस पर से लोगों का भरोसा लगातार घट रहा था।
ये असल में योग्यता और राजनीतिक जमीन के बीच का एक टकराव था। यहाँ एक बुनियादी बात समझना जरूरी है। एक अच्छे शासन की नींव वो हर एक इंसान के सम्मान पटी की होती है, और जब पब्लिक में बातचीत जानकारी के साथ और जिम्मेदारी से होती है, तभी तो हर नागरिक की बात सुनी जा सकती है, उसकी समस्याओं का हल निकल सकता है। ये हमारे संविधान का भी एक मूल विचार है। मतदाताओं की शिकायतों को समझना इसी सम्मान का एक जरूरी हिस्सा है। तो असल में लोग किन मुश्किलों से जूझ रहे थे, ये लिस्ट देखिए। ये सिर्फ समस्याओं की एक सूची नहीं है, ये लोगों की रोज की जिंदगी का आईना है। टूटी सड़कें, आती जाती बिजली, रोजगार की चिंता और नेताओं पर से उठता हुआ भरोसा। ये साफ था कि चुनाव इन्हीं जमीनी हकीकतों पर लड़ा और हारा गया, किसी बड़े राजनीतिक नारे पर नहीं। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया, लेकिन सिर्फ विश्लेषण काफी नहीं होता। अब बात करते हैं समाधान की। इन सभी सीखों को मिलाकर वापसी की एक नई रणनीति का खाका कैसा दिख सकता है, आइए इस पर नजर डालते हैं। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दे सकते हैं। ये एक 4 आयामी रणनीति है जिसमें विकास, कल्याण, संवाद और राजनीतिक दबाव, इन चारों को एक साथ लाया गया है। इसका मकसद सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा वापस जीतकर एक स्थायी जनादेश का निर्माण करना है। तो ये 4 मोर्चे हैं कौन से? पहला मोर्चा है विकास का, जो लोगों की सीधी जरूरतों, सड़क, बिजली, खेती पर काम करता है। दूसरा मोर्चा है कल्याण और पहचान का, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासी अधिकारों की रक्षा करता है। तीसरा मोर्चा है संवाद का, जो लोगों से सीधा और सच्चा रिश्ता बनाता है। और चौथा मोर्चा है राजनीतिक दबाव का, जो मौजूदा सरकार को जवाबदेह ठहराता है। ये चारों मोर्चे मिलकर एक मजबूत घेरा बनाते हैं। रणनीति तो बन गई, लेकिन कागज पर बनी रणनीति का कोई मतलब नहीं जब तक उसे जमीन पर ना उतारा जाए। तो अब क्या से कैसे पर आते हैं। देखते हैं कि इसे लागू करने का एक एक्शन प्लान कैसा हो सकता है। तो ये 90 दिन की वापसी की सीढ़ी कैसी दिखेगी? देखिए, पहले 30 दिन सिर्फ सुनो, अपने लोगों को फिर से जोड़ो और लोगों की शिकायतें समझो। अगले 30 दिन माहौल बनाओ, स्थानीय स्तर पर गठबंधन करो और सही मुद्दों पर अभियान चलाओ। उसके बाद के 15 दिन गांव-गांव पहुंचो, लोगों से सीधा संवाद करो। आखिरी 2 हफ्तों में रफ्तार बढ़ाओ और आखिरी 6 दिनों में हर एक बूथ पर अपनी पूरी ताकत झोंक दो। आज के दौर में लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है। इसका मतलब है व्हाट्सएप के जरिए हर छोटे-छोटे ग्रुप तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचना। इसका मतलब है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो बनाना जो लोगों को अपने से लगें। अफवाहों का तुरंत और सही जवाब देना। और याद रखिए, मकसद सिर्फ लाइक्स बटोरना नहीं, बल्कि लोगों से एक असली रिश्ता बनाना है। और हाँ, इस डिजिटल दुनिया में एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी होती है। हर संवाद में लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना ज़रूरी है। नागरिकों से जुड़ने के लिए अगर कोई भी डेटा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे बहुत सावधानी से भारत की डेटा सुरक्षा कानूनों के दायरे में ही हैंडल किया जाना चाहिए। ये आज की राजनीति की एक नैतिक जिम्मेदारी है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर है। यहाँ बात सिर्फ चुनावी रणनीति से ऊपर उठकर जन केंद्रित शासन के उस अंतिम लक्ष्य के बारे में है, जो राजनीति से भी बड़ा है। क्योंकि चुनाव जीतना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। असली मकसद है क्या? सिर्फ एक चुनाव जीत लेना, या फिर लोगों की सेवा करके उनका भरोसा कमाकर शासन करने का हक हासिल करना? एक चुनाव जीतना एक घटना हो सकती है, लेकिन शासन का अधिकार कमाना एक लंबी साधना है। और शायद राजनीति का असली मकसद यही होना चाहिए।